Today I am going to be discuss the question of the looking glass as a children literature or as a nonsense literature. So someone has commented to me to make a video on this topic through the looking glass as a children literature or as a nonsense literature. So today I am discussing this topic especially. So let's begin. तो मैं यहाँ पे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं सबसे पहले जो है नोट्स को रीड करती हूँ, देन उसका हिंदी मीनिंग आप लोगों को समझाती हूँ. बट हेयर आई विल नॉट रीड द नोट्स, आई विल ओनली एक्सप्लेन द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस आंसर so that you can easily understand, because you will see the notes and follow the notes and please hear what I am saying. तो क्वेश्चन है कि थ्रू द लुकिंग ग्लास जो है जिसको लुइस कैरल ने लिखा है वो एक चिल्ड्रन लिटरेचर कैसे है और एक नॉनसेंस लिटरेचर, हम लोग क्यों इस नोवेल को थ्रू द लुकिंग ग्लास को चिल्ड्रन लिटरेचर मान सकते हैं या नॉनसेंस लिटरेचर मान सकते हैं. तो जो ये नोवेल है थ्रू द लुकिंग ग्लास उसको लुइस कैरल ने लिखा है. उन्होंने थ्रू द लुकिंग ग्लास में एक मैजिकल कहानी कही है जो रियलिटी में हो पाना बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है. सो ये जो थ्रू द लुकिंग ग्लास है इससे पहले एलाइस इन वंडरलैंड करके इनका एक नोवेल आया था, और जो एलाइस इन वंडरलैंड है उसके 6 मंथ के बाद ये जो है थ्रू द लुकिंग ग्लास पब्लिश्ड हुआ था. तो ये जो एक बोल सकते हैं कि सीक्वल है किसका, एलाइस इन वंडरलैंड का. कैरल्स का जो नॉनसेंस लिटरेचर है या चिल्ड्रन लिटरेचर है बच्चों के लिए थ्रू द लुकिंग ग्लास वो 1871 में पब्लिश हुआ था, जिसमें उन्होंने ह्यूमरस को और जो है डिटेल्स में हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन किया है. जिसमें ह्यूमरस मतलब हम लोग बोल सकते हैं उन्होंने हर एक चीज़ को फ़नी वे में दिखाया है, जैसा कि जो चाइल्ड है वो पसंद करते हैं. एक्चुअली में जो ये नोवेल है वो इसका मेन मकसद क्या है लिखने का नोवेल को, तो उन्होंने उस समय जो है अपने टाइम में जो ब्रिटिश सोसाइटी थी और जो उनके पॉलिटिक्स थे उनका मजाक उड़ाने के लिए थ्रू द लुकिंग ग्लास नोवेल को मिस ये जो लुइस कैरल है उन्होंने लिखा था. और इस नोवेल में उन्होंने प्लॉट का यूज किया है, वर्ड प्ले का यूज किया है, पोएम्स का यूज किया है, सटायर का यूज किया है. ये सटायर क्या होता है, तो किसी का मजाक उड़ाना, अपने आयरॉनिकली वे में किसी का मजाक उड़ाना. सो इसमें इसके अलावा आबरा का डाबरा फ्रेज है, ये सबको बहुत ही अच्छी तरीके से लुइस कैरल ने थ्रू द लुकिंग ग्लास में यूज किया है, जो इस नोवेल को एक मास्टरपीस और पॉपुलर नोवेल बनाती है. जो नोवेल है थ्रू द लुकिंग ग्लास उसमें एक एलिस नाम की लड़की रहती है जो कि 7 इयर्स ओल्ड रहती है, और वही जो है वो इस पूरे नोवेल की प्रोटैगनिस्ट है. उसने जो ड्रीम देखा था उसके ड्रीम वर्ल्ड को इस नोवेल में लुइस कैरल ने दिखाया है. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो नोवेल है थ्रू द लुकिंग ग्लास वह एक चिल्ड्रन लिटरेचर है और एक चिल्ड्रन फिक्सन है, और साथ साथ एक नॉनसेंशियल लिटरेचर भी है, जहाँ पे सिर्फ एक बच्चे की ड्रीम को लेकर उसकी फैंटेसी को लेकर के ये पूरी कहानी बनाई गई है. ऐसे बहुत से कारण हैं जो इस नोवेल को एक चिल्ड्रन लिटरेचर कहने के लिए काफ़ी, और ऐसे बहुत से फीचर है जो इस नोवेल को एक चिल्ड्रन लिटरेचर बनाती है और एक नॉनसेंशियल लिटरेचर बनाती है, जिसका वर्णन नीचे किया गया है. चिल्ड्रन लिटरेचर्स का मतलब होता है वैसी लिटरेचर जो बच्चों के लिए लिखा जाता हो और बच्चों के लिए और बच्चों के बारे में लिखा जाता हो, उनकी सोच के बारे में लिखा जाता हो. ये जो चिल्ड्रन लिटरेचर होते हैं उनके बहुत सारे फीचर होते हैं, तभी वो चिल्ड्रन लिटरेचर कहलाते हैं. जैसे कि वे लिटरेचर मतलब या फिर वे स्टोरी हम लोग बोल सकते हैं, वे नोवेल बोल सकते हैं जिसका जो है वो प्लॉट हो वो बहुत ही सिंपल हो, कहानी बहुत सिंपल हो और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो. इसके अलावे जो है वो चिल्ड्रन लिटरेचर में क्या होना चाहिए, जो उसकी मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक बच्चा होना चाहिए, और जो सारी स्टोरी है वो एक छोटे से बच्चे के इर्द गिर्द ही घूमनी चाहिए. इसके अलावे हम नेक्स्ट उसमें क्या फ़ीचर होना चाहिए चिल्ड्रन लिटरेचर का, तो उसमें जो लैंग्वेज है वो काफ़ी सिंपल होना चाहिए और एकदम इजी होना चाहिए, जिसको ईज़िली समझा जा सके, क्योंकि ये एक बच्चों की कहानी है तो इसमें इजी लैंग्वेज होना मस्ट है.
और नेक्स्ट उसका फीचर क्या होना चाहिए कि फैंटेसी होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही कल्पना की दुनिया में अधिक रहते हैं, और वो जब छोटे रहते हैं तो वो सोचते हैं कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, वैसा पॉसिबल हो सकता है, जो कि रियलिटी में नहीं हो सकता। लेकिन ये बच्चों का माइंड रहता है जो कि क्या रहता है, वो लोग जो सही चीज़ नहीं है उसको भी वो लोग सत्य मान लेते हैं। और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये चिल्ड्रन लिटरेचर का ये कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा चिल्ड्रन लिटरेचर क्या होना चाहिए कि उसमें जो है वो एक मोरल लेसन देना चाहिए। जब अगर हम किसी चिल्ड्रन लिटरेचर को पढ़ते हैं तो लास्ट में ओवरऑल उसका जो व्यू होना चाहिए वो एक मोरल लेसन देना चाहिए, एक सीख देना चाहिए, एक ज्ञान देना चाहिए। तभी हम उसको क्या कहेंगे, एक चिल्ड्रन लिटरेचर मान सकते हैं। तो जो हमने इतने सारे फीचर्स को ऊपर में डिस्क्राइब किया, दिखाया कि किस तरह से एक चिल्ड्रन लिटरेचर में क्वालिटी होनी चाहिए, ये जो सारी ऊपर जो मेंशन की गई क्वालिटी है उन सब को हम लोग थ्रू द लुकिंग ग्लास में इजीली देख सकते हैं, जो उसे एक चिल्ड्रन लिटरेचर बनाती है। क्योंकि उसमें सारी क्वालिटी, जैसा कि चिल्ड्रन लिटरेचर में जो क्वालिटी होनी चाहिए वो सारी जो क्वालिटी है वो जो है थ्रू द लुकिंग ग्लास में देखा जा सकता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि थ्रू द लुकिंग ग्लास जो है वो बहुत ही उसका सिंपल प्लॉट है। इसके अलावा जो प्रोटागोनिस्ट है वो फीमेल है और वो बिल्कुल छोटी सी बच्ची है और 7 साल की बच्ची है जिसका नाम एलिस रहता है। इसके अलावा जो है इस नोवेल का जो लैंग्वेज है वो काफ़ी इजी है और टोटली जो स्टोरी है वो फैंटेसी के ऊपर बेस्ड करता है। एलाइस जो कल्पना करती है ड्रीम वर्ल्ड का या फिर वंडरलैंड का, उसी की जो स्टोरी है उसमें दिखाई गई है इस नोवेल में। और जो है एलाइस जो है वो अपनी ड्रीम को किस तरह से फैंटेसी को सच मानती है और उसी को इस नोवेल में दिखाया गया है। तो देख सकते हैं कि ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक चिल्ड्रन लिटरेचर के ही कैरेक्टरिस्टिक हैं। इसके अलावा जो है हम लोग ये भी देख सकते हैं कि इस नोवेल में कोई भी दर्द नहीं है, कोई भी सफरिंग्स नहीं है। इसे पढ़ने के बाद हमें काफ़ी खुशी मिलती है और एंटरटेनमेंट फ़ील होता है और रिलैक्स फ़ील होता है, काफ़ी इन्जॉय हम लोग करते हैं। तो ये जो नोवेल है लास्ट में एक जो हम लोगों को टीचेबल लेसन भी देती है, जैसा कि जो एलिस रहती है उसका ड्रीम रहता है क्वीन बनने का और वो लास्ट में अपने ड्रीम को पूरा भी करती है। भले ही वो बहुत सारे उसको प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हो, सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ते हो, दिक्कत का सामना करना पड़ता हो, लेकिन इसके बावजूद भी वो जो छोटी बच्ची रहती है एलिस, वो अपना जो क्वीन बनने का सपना है उसे पूरा करती है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जो थ्रू द लुकिंग ग्लास है वो एक चिल्ड्रन लिटरेचर इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह की क्वालिटी चिल्ड्रन लिटरेचर में होनी चाहिए वो सारी क्वालिटी जो है थ्रू द लुकिंग ग्लास में ईजिली देखा जा सकता है। सो वी कैन से दैट द थ्रू द लुकिंग ग्लास इज़ अ चिल्ड्रन लिटरेचर नोवेल। तो नेक्स्ट मुझे कमेंट किसी ने किया था कि थ्रू द लुकिंग ग्लास को एज अ नॉनसेंस लिटरेचर का आंसर चाहिए। सो इसे हम लोग नॉनसेंस लिटरेचर भी कह सकते हैं, क्योंकि जो थ्रू द लुकिंग ग्लास है उसके पीछे मतलब उसमें बहुत सा रीज़न है, बहुत सा चीज़ें हैं जिसे पढ़ने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि ये जो नोवेल है वो एक नॉनसेंस लिटरेचर है, जिसका वर्णन नीचे है। चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके मौजूद रहने पर हम किसी भी लिटरेचर को नॉनसेंस लिटरेचर मान सकते हैं। नॉनसेंस लिटरेचर एक जेनरे है लिटरेचर का, नैरेटिव लिटरेचर का, जिसमें हम लोग बहुत सारे वैरायटी ऑफ मीनिंग देख सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। हालांकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानने को रहती है, लेकिन उसका एक्चुअल वर्ल्ड में कोई उसका एक सार्थक जो अर्थ होना चाहिए वो नहीं निकलता है। वही होता है नॉनसेंस लिटरेचर। या फिर हम लोग उन चीज़ों को नॉनसेंस मान सकते हैं जिसको हम लोग समझ नहीं सकते हैं, उसे हम लोग नॉनसेंस मान सकते हैं। वही सारी चीज़ें जो हमारे समझ के बाहर हो या फिर जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, सार्थक नहीं है, वही चीज़ें नॉनसेंस कहलाती है। सिंपली भाषा में कह सकते हैं कि जिसका कोई सेंस नहीं होता है वो वही होता है नॉनसेंस। क्यों वो नॉनसेंस होता है? क्योंकि जब कभी भी हम लोग किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हम लोग के माइंड में एक आइडिया आता है और हम लोग क्या करते हैं, उसको लॉजिक के साथ जोड़ कर देखते हैं कि हाँ ये रियलिटी में सच है या नहीं।
लेकिन यहाँ पे क्या है, रियलिटी से किसी भी चीज़ का कोई वास्तविकता ही नहीं है, सारी चीज़ें फैंटेसी में है, ड्रीम में है। और ऐसी ऐसी लैंग्वेज का, ऐसी ऐसी पोएम्स का यूज किया गया है जो कि काफ़ी नॉनसेंस है। जैसे कि जो एलाइस है वो अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहती है, और हालांकि वो अपने ड्रीम वर्ल्ड में या फिर वंडरलैंड में बहुत सारे लोगों से मिलती है जिनसे वो अनजान रहती है, जिनको वो नहीं जानती है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या करती है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। और वो जो है वो हालांकि वो रियल नहीं है, बट फिर भी वो उसे एक्सेप्ट करके उसे रियल मानती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे इस नॉवल में जो वो देखती है एलिस, और उसको वो सच मान लेती है। इसके अलावे भी ऐसा बहुत सा रीज़न है जो इस नॉवल को नॉनसेंस लिटरेचर बनाता है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक टेंशन रहता है कि क्या मतलब वास्तविक में जो है प्रेजेंस है या एब्सेंस है। इस चीज़ की टेंशन भी नॉनसेंस लिटरेचर में देखा जा सकता है। और ये जो एब्सेंस और जो प्रेजेंस है, इसको एलाइस का जो थ्रू द लुकिंग ग्लास है उसमें ईजिली हम लोग देख सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है ये जो बुक है थ्रू द लुकिंग ग्लास, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एलिस का जो एडवेंचरस का जो कहानी है, उस बुक को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया है। क्योंकि ये जो एक्चुअली में ये क्या है, तो एक छोटी सी बच्ची का ड्रीम वर्ल्ड जर्नी है। वो रियलिटी में रहते हुए क्या करती है, अपनी एक ड्रीम वर्ल्ड बनाती है, और वहाँ पे वो सारी चीज़ों को इमेजिन करती है या सारी चीज़ों को सोचती है, और वो सारी चीज़ों को फील करती है, देखती है, जो कि रियलिटी में वो महसूस नहीं कर पाती है और वो नहीं देख पाती है। इस तरह से क्या है, उसमें जो है ह्यूमरस सिचुएशन भी आते हैं, यानी कि फ़नी सिचुएशन आते हैं, जहाँ पे जो एलिस है और जो क्रिएचर है, जो प्राणी है जिनसे वो मिलती है, उन लोगों के बीच में बहुत सारे इंसिडेंट ऐसा होता है जिसको पढ़ने के बाद काफ़ी हंसी आती है, और ह्यूमरस वाला सेंस वहाँ पे अराउजेस होता है। तो ये एक तरह का नॉनसेंस लिटरेचर का भी क्वालिटी है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो एलिस है वो हम्टी डम्टी के साथ किस तरह से जब वो बात करती है तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता है, वो क्या कहता है और वो क्या समझती है। इस तरह से जो है एक नॉनसेंस तरह का सिचुएशन वहाँ पे अराउजेस होता है। जो नॉनसेंस लिटरेचर है वो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक तरह से कल्पना का फॉर्म है नॉनसेंस। जहाँ पे फैंटेसी होगा वहाँ पे नॉनसेंस होना एसेंशियल है। तो इस तरह से जो ये नॉवेल है थ्रू द लुकिंग ग्लास, वो ह्यूमरस से भरा हुआ है, मतलब फ़नी चीज़ों से भरा हुआ है। जो और ये हम लोग कैसे देख सकते हैं कि जो एलिस से वो हम लोग देख सकते हैं कि थ्रू द लुकिंग ग्लास है में वो एक लिटरेरी डिस्कवर करती है, खोज करती है, साहित्य का खोज करती है। और वो क्या है, तो वो एक पोएम का खोज निकालती है। वो क्या है, जोवर बुकी। ये जो जोवर बुकी वर्ड है वो ऐसा बहुत सारा लिटरेचर है, आई मीन नॉनसेंसियल लिटरेचर है, उसमें जो है इस वर्ड जोवर बुकी का यूज किया हुआ है, जो उसे नॉनसेंस लिटरेचर बनाने का एक कारण है। इसके अलावे भी जो है वो हम्टी डम्टी से मिलती है एलिस। तो इस तरह से हम लोग पूरे जो नॉवल है उसमें देख सकते हैं कि ऐसा बहुत सारा फ्रेजेस है, बहुत सारा पोएम्स है यूज़ किया गया है, जो उस नॉवल को थ्रू द लुकिंग ग्लास को एक नॉनसेंसियल लिटरेचर बनाता है। सो इस तरह से हम लोग